नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, वो है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो आखिरकार ये क्यों हुआ है, ये कैसे एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या किसी भी सिविल सर्विसेज में हो, कैसे इंपॉर्टेंट रखता है, चलिए आज इसको प्रीलिम, मेंस और आंसर राइटिंग सभी सिनेरियो से आज हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। ये बाइलिंगुअल मोड पर होने वाला है, तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा और लास्ट तक देखिए। चूंकि ये प्रश्न जब बनेगा तो देखिएगा आपसे कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो अंडमान निकोबार से पूछा जाए और आपसे ना बने। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। जैसे हाल ही में आपने देखा कि हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो पोर्ट ब्लेयर का नाम पोर्ट ब्लेयर पड़ा है, आखिर वो किसके नाम पर पड़ा है? तो ये नाम था आर्चीबॉल्ड ब्लेयर जी के नाम पर। ये कौन थे और इनका नाम कब पड़ा था? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम 1789 में, जी हां दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का अधिकार था, तब नौसेना अधिकारी थे आर्चीबॉल्ड ब्लेयर। और इन्होंने ही मूल रूप से जो अंडमान में चागोस द्वीप है और अंडमान समूह है, इसी की पहचान की थी। इसीलिए इनके नाम पर पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया था। वैसे ये सरकार में मरीन, जो मुंबई मरीन है, इसमें लेफ्टिनेंट हुआ करते थे और 1795 में ये भारत को छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे। इसी के तहत अब चूंकि ये नाम बदल गया है, तो अब अंडमान हमारे किस काम का है, क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, एक एक पॉइंट आपके सामने लाने वाला हूं मैं। और ध्यान रखिएगा, इसकी पूरी PDF आपके पास पॉसिबल 100% आपको मिल जाएगी MPPSC उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल पे। तो चिंता मत कीजिएगा, जुड़े रहिए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आज आपके साथ इस चैनल के माध्यम से उत्कर्ष के देने वाला हूं मैं। तो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द्वीप समूह की, आइलैंड्स की, और आइलैंड्स में भी आज हम बात करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप की। तो आखिरकार क्या है अंडमान निकोबार और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंडिया का जब हम फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं, जब हम फिजियोलॉजिकल डिवीजन करते हैं, भारत का भौतिक विभाजन करते हैं, तो देयर आर 5 और 6 मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द नॉर्थ हिमालय पार्ट, The second one is the North Indian Plain, उत्तर भारत का मैदान। The third one is the Peninsular Plateau, प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ वन होता है कोस्टल प्लेन, एंड द फिफ्थ वन एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द आइलैंड ग्रुप। And island group further divided into the two important parts. The first one is Andaman Nicobar and second one is Lakshadweep. And the sixth important part, which is a sub part of Indian Peninsula, that is the Thar Desert. The Thar डेजर्ट। तो थार डेजर्ट इसका छठवें भाग के रूप में हम जानते हैं। तो आज इसी से शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आइलैंड किसे कहते हैं? व्हाट इज आइलैंड? तो आइलैंड इज अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी और द ओशियन और द सी बॉडी। एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, मूल रूप से समुद्र, सागर, महासागर से, इसे द्वीप कहा जाता है। और द्वीपों का सम्मिलित रूप द्वीप समूह कहलाता है। अब बहुत ही सिंपल परिभाषा के रूप में मैंने आपके सामने रखी है। अब एक एक बिंदु आपके सामने आएगा और इसी में हम डिटेल करने वाले हैं। तो सबसे पहले वही लिखा है कि व्हाट इज आइलैंड? तो आइलैंड इज अ प्लेस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर स्मॉल देन द कॉन्टिनेंट। ये जो भाग होता है, स्थलीय भाग होता है, ये जो महाद्वीप होता है इससे छोटा होता है, परंतु ये स्थल तो होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे लैंड आइलैंड कहा जाता है। अब यदि भारत में आइलैंड्स की बात करेंगे, यदि ये हमारा इंडिया है, तो देयर आर डिवाइडेड इनटू, क्लासिफाइड इनटू टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज ओशनिक आइलैंड, जो ओशनिक आइलैंड के एग्जांपल हैं जैसे लक्षद्वीप, और दूसरा होता है हमारा अंडमान एंड निकोबार। एंड द सेकेंड वन एग्जांपल ऑफ रिवराइन आइलैंड, नदी द्वीप, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर। यदि आप जाएंगे तो यहां पर आपको, जैसे ही आप वेस्ट बंगाल में जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल में आपको वहां पर न्यू मुरे द्वीप जो डूब गया वो देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि आप ओडिशा में जाएंगे तब भी वहां पर आपको व्हीलर आइलैंड मिलेगा, जिसका नाम डॉक्टर APJ कलाम कर दिया गया है। इसके अलावा और यदि आप आगे आएंगे तो यहां पर, जैसे ही आप आंध्र प्रदेश में आएंगे, तो वहां पर भी आपको द्वीप देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है? कॉन्सेप्ट है, पहला है ओशनिक आइलैंड जो समुद्र या महासागर में होते हैं, और दूसरा वो जो नदियों में होते हैं। तो दोनों टाइप के द्वीपों की चर्चा लगातार आज हम करने वाले हैं।
यदि हम ओशनिक आइलैंड को भी डिफरेंट करें, यदि हम ओशनिक आइलैंड्स को भी सेपरेट करें, तो ये भी इंडिया में दो प्रकार के दिखाई देते हैं। द फर्स्ट वन कौन सा है? जो बे ऑफ बंगाल में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में है। और आप सभी जानते हैं कि वे ऑफ बंगाल में जो लोकेट होता है उसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप। वहीं पर यदि हम अरेबियन सी की ओर आ जाएं, अरब सागर की ओर आ जाएं, तो अरेबियन सी के रीजन में यहां पर कोरल से निर्मित लक्षद्वीप आइलैंड दिखाई देता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जहां से हम शुरू करके बहुत डेप्थ तक जाएंगे, जिससे आगे जब भी आपसे कोई क्वेश्चन अंडमान से आएगा तो आप कभी इससे बाहर जा नहीं पाएगा और आपको हर चीज बिल्कुल आंखों में बसी नजर आने वाली है। तो शुरू करते हैं एक एक करके। अब इंडिया में कितने आइलैंड है? यदि ये प्रश्न आ जाए तो देयर आर मोर देन 500 आइलैंड्स इन इंडिया। भारत में 500 से ज्यादा आइलैंड दिखाई देते हैं। यदि इन आइलैंड्स में बात करूं तो लक्षद्वीप का जो आइलैंड है, जो अरेबियन सी पर है, जो अरब सागर में स्थित है, ये इसका निर्माण किससे हुआ है? कोरल से हुआ है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम प्रवाल कहते हैं। तो इसका निर्माण प्रवाल से हुआ नजर आता है। वहीं पर यदि हम बे ऑफ बंगाल पर स्थित, बंगाल की खाड़ी पर स्थित द्वीपों के समूह की बात करते हैं तो दे आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मेड बाय द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और वॉल्केनिक इरप्शन। तो इसका वॉल्केनिक प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित ये द्वीप दिखाई देते हैं। तो ये कैसे निर्मित हैं? तो ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित द्वीप दिखाई देते हैं। तो दोनों माध्यम हो गया, इंग्लिश पीछे लिखा हुआ है, हिंदी में मेरी बातों को सुनिएगा। दोनों चीजें हम यहां कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम माध्यम नहीं देखता, एग्जाम नॉलेज सीखता है। अब चलते हैं, ये जो मेरे पीछे आप ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में लोकेट हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा और जब लास्ट होगा तब मैं आपसे कहूंगा अब बताइए क्या ये सब चीजें अब आपको क्लियर हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट के रूप में चलते हैं। सबसे पहले अंडमान की यदि हम बात करें तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है, इट इज द सबमर्ज पार्ट ऑफ अराकान योमा माउंटेन। किसका भाग है? तो ये अराकान योमा पर्वत, जो हिमालय पर्वत है हमारा, इस हिमालय पर्वत को म्यांमार में क्या कहा जाता है? तो यहां पर इसे अराकान योमा कहते हैं। और यही अराकान योमा पर्वत का डूबा हुआ भाग, सबमर्ज पार्ट क्या कहलाता है? अंडमान और निकोबार कहलाता है। कैसे याद करेंगे? तो समझिएगा, ये उत्तर में हमारे ये हिमालय माउंटेन है। अब इस हिमालय माउंटेन को ये म्यांमार कंट्री में क्या कहा जाता है? तो इसे यहां पर कहा जाता है अराकान योमा। और यही अराकान योमा माउंटेन जब आगे पानी में डूब जाता है, देखिए ये व्हाइट व्हाइट आपको देख पा रहे होंगे, तो यही सबमर्ज पार्ट यहां पर क्या कहलाता है? तो यहां पर ये अंडमान और निकोबार के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक आपकी बारी हुई। और आगे चलते हैं कि इस अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड हैं? तो देयर आर मोर देन 572 आइलैंड्स इन अंडमान निकोबार, बट दे ऑल आर नॉट हैबिटेड। ये सभी आपको वहां पर लोग रहते हुए, निवास करते हुए नजर नहीं आते। तो ये है पूरा अंडमान निकोबार ग्रुप का फिजिकल मैप, जिसे अब हमको डेप्थ में समझना शुरू करना है। तो पहला आपने देखा, इट इज अ सबमर्ज पार्ट ऑफ अराकान योमा पर्वत, ये अराकान योमा का डूबा हुआ भाग है। दूसरे नंबर पर आपने देखा कि यहां पर 572 आइलैंड है। तीसरे नंबर पे ये दो भागों में डिवाइड दिखता है, या इसमें यहां पर 3 जिले दिखाई देते हैं। कितने जिले हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट यहां पर हैं, 3 जिले हैं। तो यहां के 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 जिले कौन कौन से हैं? तो ये 3 जिलों के नाम याद कर लीजिए। पहला है नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान जिला है। फिर है मिडिल अंडमान जिला, और देखिए नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान ये एक जिला है। दूसरे जिले का नाम है साउथ अंडमान, और तीसरे का नाम है निकोबार डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 जिले यहां दिखाई देते हैं। थोड़ा कठिन लग रहा है, लीजिए सरल कर देते हैं। तो पहले जिले का नाम क्या है? नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, उत्तरी और मध्य अंडमान। दूसरा है दक्षिणी अंडमान, और तीसरा जिला है निकोबार। तो ये 3 जिले आपके सामने दिखाई देते हैं। और आगे चलते हैं कि अंडमान और निकोबार, यदि वहां पर किसी तरह की कोई घटना हो जाती है, तो पुलिस कार्रवाई हो जाती है, तो इसके लिए हमें कौन से हाईकोर्ट जाना होगा? तो यदि आप अंडमान निकोबार में कोई गतिविधि हो जाती है, तो इसके लिए हमें किसके यहां जाना पड़ेगा? तो हमें इसके लिए कोलकाता या कलकत्ता हाईकोर्ट जाना पड़ेगा।
कहां जाना पड़ेगा? तो कोलकाता या कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत हमें अपने कानूनी मसलों को निपटाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो आपको डिजाइन दिख रही है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट की है, जो वेस्ट बंगाल में अभी आप जानते हैं कि अभी एक विवाद चल भी रहा है लगातार। आगे चलते हैं। अब इस टेरिटरी का या अंडमान और निकोबार को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था? इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। तो अब यहां से कैसा क्वेश्चन बन सकता है? अब यहां से एक क्वेश्चन हो सकता है कि 1 नवंबर 1956 में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका फॉर्मेशन हुआ था, जिसे आप राज्य व्यवस्था में पढ़ते रहते हैं। लगातार राज्य व्यवस्था में आपको शिक्षकों ने यह जरूर पढ़ाया होगा कि इसमें कौन कौन से राज्यों का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कर्नाटका है, केरला है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है। इनका निर्माण 1 नवंबर को हुआ था। तो ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए कि 1 नवंबर को कौन कौन से राज्य अपने स्थापना दिवस मनाते हैं। बट ये याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1956 को किसका निर्माण हुआ था, गठन हुआ था? तो केंद्र शासित के रूप में अंडमान और निकोबार का गठन हुआ था। तो एक बार कमेंट करके बताइए, यदि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? मैं एक एक के कमेंट जरूर पढ़ूंगा और देखना चाहूंगा कि कौन कौन से अधिकारी हैं जो डेडिकेटेड रूप में दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। इन पूरे राज्यों के गठन के बाद अब हम देखते हैं कि जो कोको आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है? कोको आइलैंड है। ये कोको द्वीप और कोको जो चैनल दिखाई देता है, ये कोको चैनल, कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में दिखाई देता है। अब हम नॉर्थ से धीरे धीरे करके साउथ की ओर आ रहे हैं, इसे देखिएगा। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कोको चैनल के बारे में। तो ये प्रश्न बनेगा, कोको चैनल सेपरेट विच 2 आइलैंड? तो कोको आइलैंड ने, कोको चैनल ने किनको विभाजित किया है? तो इसने कोको द्वीप और नॉर्थ अंडमान द्वीप को विभाजित किया है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद यदि और आगे देखें तो ये कोको आइलैंड किसका भाग है? तो कोको आइलैंड हो या प्री पेरिस आइलैंड हो, कौन कौन से आइलैंड हो? या कोको आइलैंड हो या प्री पेरिस आइलैंड हो, ये दोनों आइलैंड किसके भाग नजर आते हैं? तो कोको आइलैंड हो या प्री पेरिस आइलैंड हो, ये दोनों आइलैंड किसके भाग हैं? तो ये दोनों आइलैंड म्यांमार के भाग दिखाई देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं कि यदि अंडमान निकोबार में आपसे यह क्वेश्चन आ जाए कि अंडमान निकोबार का सबसे नॉर्थ मोस्ट, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तब क्या आंसर होगा? तो यदि प्रश्न आ जाए कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊपरी निर्जन द्वीप, निर्जन क्या होता है? अनहैबिटेड। अनहैबिटेड क्या होता है? निर्जन द्वीप, जहां कोई नहीं रहता है। तो अंडमान निकोबार का सबसे निर्जन द्वीप कौन सा है? तो इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। तो लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तरी निर्जन द्वीप हमें दिखाई देता है। तो कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है, देखिएगा। तो कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में कोको चैनल थी, पर नॉर्थ अंडमान के भी ऊपर, पर याद ये रखना है कि यहां कोई नहीं रहता है, तो ये एक निर्जन आइलैंड है, अनहैबिटेड आइलैंड दिखाई देता है। और क्या देखना है? तो जो नॉर्थ मोस्ट इनहैबिटेड के बाद हैबिटेड आइलैंड दिखाई देता है, वो कौन सा हो जाएगा? तो इनहैबिटेड कौन सा हो गया भाई? तो इनहैबिटेड आइलैंड के रूप में इसे ही हम जानते हैं। तो ये हो गया लैंडफॉल आइलैंड। तो याद रखिएगा, ये कैसा द्वीप हो गया? तो ये निर्जन द्वीप है। और लोग कहां रहते हैं? तो जनता, लोगों का निवास, लोग निवास करते हैं। यदि सबसे उत्तर में चले तो सबसे उत्तरी निवास वाला यदि कोई आइलैंड है तो उसका नाम है नॉर्थ अंडमान, याद रहेगा। तो नॉर्थ अंडमान सबसे ऊपर हैबिटेड आइलैंड के रूप में हमें दिखाई देता है। अब हम चलते हैं, पूरा जो फोकस होगा वो किस पर होने वाला है? नॉर्थ अंडमान में होने वाला है। तो नॉर्थ अंडमान में यदि आप देखेंगे तो यहां बहुत फेमस जगह है जिसका नाम, जब भी अंडमान निकोबार का नाम आएगा तो ये जगह का नाम जरूर आता है। इसका नाम है डिगलीपुर। क्या नाम है भाई इसका? तो डिगलीपुर। तो डिगलीपुर कहां पर है, या किस द्वीप पर स्थित है? तो डिगलीपुर की लोकेशन नॉर्थ अंडमान में दिखाई देती है। देखिएगा, मैंने लैंडफॉल के नीचे ये कौन सा अंडमान बना दिया? नॉर्थ अंडमान बना दिया है। और इस नॉर्थ अंडमान के किनारे एक प्रमुख समुद्र तट है, समुद्री तट है, जिसे हम समुद्री बीच कहते हैं। इस समुद्री तट का नाम क्या है? डिगलीपुर है। याद हो रहा है?
तो सबसे ऊपर क्या है, तो प्रिपेरिस आइलैंड और कोको आइलैंड है, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ म्यांमार। इसके नीचे कोको चैनल, और कोको चैनल के नीचे से इंडियन टेरिटरी चालू होती है, दैट इज नोन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार का जो सबसे नॉर्थ मोस्ट इनहैबिटेड आइलैंड है वो है लैंडफॉल, और हैबिटेड आइलैंड है अंडमान निकोबार का नॉर्थ आइलैंड। नॉर्थ अंडमान में एकमात्र जो समुद्री कोस्ट है, बहुत सुंदर तट है, इसका नाम है डिगलीपुर। अब डिगलीपुर के बाद चलते हैं कि अंडमान और निकोबार की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। ये प्रश्न आता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। सैंडल मत लिख देना, वो पहनने वाली चीज है, ये सैडल है। तो सैडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर है। और सबसे स्पेशलिटी की बात यह है दोस्तों कि ये लोकेट कहां करती है, तो ये उत्तरी अंडमान में है। क्योंकि आप देखिएगा, जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, मैं ग्राफ पिक्चर नहीं दिखा रहा हूं पर फिर भी आप सभी से पूछ रहा हूं कि कटप्पा ने बाहुबली को कहां से मारा था, आगे से चाकू पीठ में मारी थी कि पीछे से मारा था? कहां से मारा था? पीछे से मारा था। कैसे याद हो रहा है बताओ? क्योंकि सर आपने देखा था, वो वीडियो देखा था। यदि आपको किसी जगह में लिखा होता ना कि कटप्पा ने बाहुबली को पेट में पीछे से मार दिया था, तो आपको कभी याद नहीं रहता। पर चूंकि आपने उसे देख लिया ना, तो देखी हुई चीज आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। इसीलिए मैं आपको ग्राफ के माध्यम से इसे याद कराने की कोशिश भी लगातार कर रहा हूं। तो यहां पर आपने देखा ये नॉर्थ अंडमान में जो तट है, कोस्ट है, इसका नाम है डिगलीपुर, और सबसे ऊंची चोटी का नाम हो गया सैडल पीक। धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता जाएगा और फोकस यहीं पर रखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे ही कमेंट में चाहूंगा कि अब आप बताइए अंडमान निकोबार के आपसे बाहर रह गया जाएगा कभी, तो आप ही कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं नदी के ऊपर। तो नॉर्थ मोस्ट जो नॉर्थ अंडमान है, उत्तरी अंडमान है, यहां पर बहने वाली यदि कोई नदी है तो इस नदी का नाम क्या है, तो इसका नाम है कैपलोंग रिवर। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है कैपलोंग नदी। तो इस पर बहने वाली प्रमुख नदी का नाम क्या हो गया, तो इस नदी का नाम है कैपलोंग रिवर। तो यहां पर सैडल पीक है, डिगलीपुर है, कैपलोंग नदी यहीं पर बहती हुई नजर आती है। अब नॉर्थ अंडमान के जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देता है मिडिल अंडमान। और मिडिल अंडमान की स्पेशलिटी यह है कि ये पूरे अंडमान ग्रुप में, कहां पर भाई, पूरे अंडमान ग्रुप में सबसे बड़ा आइलैंड दिखाई देता है, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप। तो अंडमान ग्रुप का सबसे बिगेस्ट या लार्जेस्ट यदि कोई अंडमान है तो इसका नाम क्या है, मिडिल अंडमान है। मिडिल अंडमान को ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मध्य अंडमान। और आगे चलते हैं। अब मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान यदि हम पहुंच जाए तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट डियावो। क्या नाम है इसका, इसका नाम है माउंट डियावो। तो माउंट डियावो इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक शिखर दिखाई देता है। तो कहां बन गया भाई, तो ये मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान की सबसे ऊंची चोटी हमने बना दी माउंट डियावो। अब देखो धीरे धीरे ग्राफ बनता जाएगा, और जब ग्राफ पूरा बन जाए दोस्तों तब अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब यदि हम अंडमान निकोबार में पहुंच रहे हैं तो अब हमें मिडिल अंडमान के और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम देखते हैं पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है भाई, कैपिटल है। कहां की कैपिटल है, तो पूरे अंडमान निकोबार की कैपिटल नजर आती है। और इसी पोर्ट ब्लेयर का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी की पूरी पोर्ट ब्लेयर जो है, अब इसका नाम क्या मिलेगा, श्री विजयपुरम। विजयपुरम। तो याद रखिए 13वीं शताब्दी में 13th सेंचुरी में एक बौद्ध डायनेस्टी हुआ करती थी यहां पर, बहुत पावरफुल। उन्हीं के नाम पर यह रखा गया, उन्हीं के राजा, उन्हीं के नाम पर श्री विजयपुरम यहां इनका नाम रख दिया गया। तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार, जो जिसकी कैपिटल है अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर, और वो इंडिया के टॉप 13 भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक दिखता है। ये आप देख भी सकते हैं, बड़े बड़े शिप्स यहां आकर रुकते भी हैं। और आगे चलते हैं। अब यदि हम अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए और यदि हमने सेलुलर जेल की बात नहीं की तो ये तो अधूरा हो जाएगा ना। तो यदि हम सेलुलर जेल की बात करें तो सेलुलर जेल ही उस समय का, जब ब्रिटिश टाइम पीरियड था तो इसे ही उस समय का क्या कहा जाता था, तो उस समय का इसे काला पानी की सजा के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता था। तो याद रखिएगा, तो पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल है। और इस सेलुलर जेल की जो स्थापना हुई या इसका निर्माण किया गया 1896 से 1906 के बीच में किया गया था।
तो ये आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में जो आपको ये दिख रहा है, यही सेलुलर जेल है। अब ये सेलुलर जेल जो आपको दिख रहा है, अब इसे क्या बना दिया गया है, इसे होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, टूरिज्म के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ये हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कैसे रिलेट करता है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ऐसे रिलेट करता है कि ये वही जगह है जिसका आज नाम, जो सेलुलर जेल है, इसका अब नाम क्या कर दिया गया है, तो प्रसिद्ध व्यक्ति वी.डी. सावरकर जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, वीर सावरकर सेलुलर जेल, क्योंकि उन्होंने यहीं पर अपना प्रिजनर के रूप में यहां पर एक समय गुजारा था, इसलिए इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सेलुलर जेल कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एयरपोर्ट है अंडमान निकोबार का, उसका नाम भी बदलकर क्या किया गया है, वीर सावरकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो देखो धीरे धीरे करके चीजें अब आपके दिमाग में जा रही हैं, बस भरोसा रखिए, मन लगा के देखिएगा। तो यहीं पर है विनायक दामोदर सावरकर, पूरा नाम था इनका। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया भारत में, और यही आपको ध्यान रखना भी है। और आगे चलते हैं, यदि अंडमान निकोबार में और आगे की ओर बढ़े तो साउथ अंडमान, सबसे पहले नॉर्थ अंडमान आया, देन मिडिल अंडमान आया, मिडिल अंडमान के नीचे आएंगे तो यहां पर दिखाई देता है हमको दक्षिणी अंडमान। थोड़ा इंग्लिश हिंदी को याद रखिएगा, साउथ अंडमान, और साउथ अंडमान की, दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कोयोब। क्या नाम है इसका, इसका नाम है माउंट कोयोब। और माउंट कोयोब की ऊंचाई कितनी है, तो 460 मीटर इसकी ऊंचाई दिखाई देती है। तो देखिए ग्राफ कहां से आया, सबसे ऊपर इनहेबिटेड लैंडफॉल, देन नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, और अब हम पहुंच गए हैं साउथ अंडमान में। साउथ अंडमान में ही क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। इसके अलावा यहां की हाईएस्ट पीक का नाम क्या हो गया, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम हो गया माउंट कोयोब। और यदि आपने ये ग्राफ बिन देखे समय के साथ बनाना सीख लिया तो नो वन कैन स्टॉप यू, आपको कोई रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन से। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अंडमान निकोबार से आपके सामने क्यों ना जाए। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो पोर्ट ब्लेयर में जो आप नेशनल पार्क देखते हैं, इस नेशनल पार्क का नाम क्या है, ये प्रश्न आ गया। तो अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित जो नेशनल पार्क है, इसका नाम बदलकर किया गया है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। क्या नाम किया गया है, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया है। अब यदि कोई बिना पढ़े चले जाए तो मणिपुर नेशनल पार्क कहां लगाएगा, आप ही बताइए कहां लगाएगा, वो लगाता मणिपुर में, बट माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहां पर है, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यह है पढ़ने का इंपॉर्टेंस। तो वही बना दिया है, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क यहीं पर लोकेट होता है, इसका नाम है साउथ अंडमान में। और आगे चलते हैं, जब यहां पर हम पहुंचेंगे तो इसके आसपास हमें दो इंपॉर्टेंट आइलैंड दिखाई देते हैं। एक का नाम है इंटरव्यू, जो आपको देना है, और जब इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा तो क्या बचता है, डीजे, और डीजे क्या होता है, साउंड होता है। तो दो आइलैंड है, एक का नाम है इंटरव्यू आइलैंड और दूसरे का नाम है साउंड आइलैंड। दे ऑल आर सिचुएटेड नियर द नॉर्थ एंड मिडिल आइलैंड अंडमान। तो नॉर्थ और मिडिल अंडमान के आसपास के रीजन में देखिएगा, ये देखिएगा यहां पर और यहां पर एक है इंटरव्यू आइलैंड और दूसरा कौन सा है, साउंड आइलैंड। तो ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान के आसपास के रीजन में आपको एक तरफ इंटरव्यू आइलैंड दिखेगा तो दूसरी तरफ साउंड आइलैंड देखने को मिलेगा। और क्या याद रखना है, इसी रीजन के आसपास यदि आप जाएंगे तो दो और मैरीन, मैरीन माने समुद्र के अंदर वाले मैरीन, तो यहां पर आपको रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क, कौन सा भाई, रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क, जो 1857 की क्रांति में इन्होंने इंपॉर्टेंस रोल निभाया। दूसरा नाम है महात्मा गांधी मरीन पार्क। तो एक शांति के प्रतीक, एक विरोध के प्रतीक। तो याद रखिएगा, तो रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क हो या महात्मा गांधी मरीन पार्क हो, ये दोनों की लोकेशन कहां दिखाई देती है, तो मिडिल और साउथ अंडमान के आसपास दिखाई देती है। तो वही हमने किया है, क्या किया है, तो यहां पर बना दिया महात्मा गांधी मैरीन पार्क और यहां पर बना दिया है रानी लक्ष्मीबाई मैरीन पार्क। याद करना है, लोकेशन नहीं पूछेगी, ये बेसिकली आपकी उपस्थिति के बारे में पूछता है। और आगे चलते हैं, आपने देख के ही समझ गए होंगे कि एक ऐसी ट्राइब, एक ऐसी जनजाति जो सामान्य सभी लोगों से मिलने से नहीं चाहती है, वो उनसे कट रहना चाहती है। और ये आइलैंड अपने आप में बैन है, यहां आप नहीं जा सकते चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। और इस आइलैंड का नाम क्या है, तो इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड।
क्या नाम है इस आइलैंड का? तो इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और यहीं पर सेंटिनल नामक ट्राइब रहती है। तो सेंटिनल नामक ट्राइब जो बड़े बड़े तीर कमान चलाती है इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर ही निवास करती है और यहां पर कोई भी व्यक्ति, इंडियन तो छोड़ो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, केवल रिसर्च की जाती है थोड़ा दूर से। आगे आते हैं तो वही हमने लिखा है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इज इनहेबिटेड बाय द सेंटिनल ट्राइब। यहां पर सेंटिनल ट्राइब का रहने का स्थान है। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ, इट इज लोकेटेड द लेफ्ट ऑफ साउथ एंड मिडिल अंडमान। ये साउथ और मिडिल अंडमान के आसपास में लेफ्ट में दिखाई देती है। तो देखिएगा ये मिडिल है, ये साउथ है, इसी के यहां पर दिखाई देती है। आप साउथ वेस्ट में कर दीजिएगा तो भी चलेगा कि ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दिखाई दे रहा है। रेडी है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। और आगे क्या है, तो अब हम आते हैं और नीचे, साउथ अंडमान के नीचे भी आएंगे तो वहां पर हमको दिखाई देता है लिटिल अंडमान। कौन सा है भाई? लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान कहां पर है? तो अंडमान ग्रुप का, अंडमान पूरा जो ग्रुप है उसका सबसे साउथ यदि कोई आइलैंड है, सबसे जो दक्षिणी आइलैंड है तो उसका नाम क्या है? तो अंडमान समूह का सबसे दक्षिणी आइलैंड का नाम है लिटिल अंडमान। क्या नाम है भाई? लिटिल अंडमान। तो ये 4 मेजर आइलैंड को आप नॉर्थ टू साउथ सेट करिए। सबसे पहला नॉर्थ, फिर हो गया मिडिल, यहां पर ये मिडिल, फिर होता है साउथ और फिर होता है लिटिल। ईमानदारी से बताइए यदि 4 ऑप्शन दिए होते, विच इज द मोस्ट सदर्न आइलैंड ऑफ अंडमान, ऑप्शन में आप क्या लगाते? 4 ऑप्शन होता तो अधिकांश तुक्का क्या मारते? साउथ अंडमान। पर क्या यह सही होता? तो आंसर है नहीं। तो इसीलिए बहुत डेप्थ में पढ़ा रहे हैं और इसको एक बार देख लीजिए, चित्र से है ना, एक बार देख लीजिए, कभी भूलेंगे ही नहीं। आगे चलते हैं। अब यदि हम देखें तो इसी के आसपास हमें आइलैंड दिखाई देते जिसे कहते हैं ट्विन आइलैंड। क्या कहते हैं? आई इसमें साइलेंट रखेंगे, या इसे आप क्या कह सकते हैं? ट्विन भी कह सकते हैं, इसे विन भी कह सकते हैं। तो ट्विन या ट्विन आइलैंड और रूटलैंड आइलैंड जो दिखाई देते हैं ये मिडिल और लिटिल के आसपास के रीजन में दिखाई देते हैं। तो कहां दिखाई दे रहे हैं? देखो तो यहां पर आपको एक तरफ ट्विन या ट्विन आइलैंड और यहां पर रूटलैंड आइलैंड की लोकेशन दिखाई देती है। तो ये थोड़ा थोड़ा याद करते चलिए, धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब इसके नीचे और साउथ में जाएंगे तो यहां हमें एक चैनल दिखाई देता है। अब दिमाग में होगा व्हाट इज चैनल? तो चैनल इज अ नैरो वाटर बॉडी बिटवीन द लैंड मासेस। स्थल खंड के बीच में जो सकरा जलीय भाग दिखाई देता है, इस सकरे भाग को क्या कहा जाता है? तो इसी सकरे भाग को चैनल कहा जाता है। तो यहां पर कौन सा डिग्री चैनल है? तो यहां पर है 10 डिग्री चैनल। हिंदी में भी चैनल, इंग्लिश में भी चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो अंडमान समूह को निकोबार समूह से अलग करता है। अब कैसे दिमाग में याद करना है? तो ऐसे याद करना है कि ये लिटिल अंडमान था और इसके नीचे जाएंगे तो यहां निकोबार ग्रुप चालू हो जाता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो पूरे अंडमान समूह को नीचे के निकोबार ग्रुप से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल ने अंडमान समूह को निकोबार समूह से अलग किया है। अब ये तो ग्रुप को सेपरेट किया है, किन आइलैंड को सेपरेट करता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो इट ऑल्सो सेपरेट द लिटिल अंडमान फ्रॉम द कार निकोबार। तो किससे किसको अलग करता है? तो लिटिल अंडमान को, जो छोटा अंडमान है, इसे कार निकोबार से सेपरेट या पृथक करता हुआ नजर आता है। तो आप देख सकते हो कि ये 10 डिग्री चैनल था, इसके ऊपर था लिटिल अंडमान और इसके नीचे था कार निकोबार। तो लिटिल और कार निकोबार को सेपरेट करने का काम यहां पर इसी के द्वारा किया गया है। और आगे चलते हैं। यदि अंडमान की बात हो और वॉल्केनो की बात ना आए, ज्वालामुखी की बात ना आए, तब तो अधूरा है। तो यहां पर एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? यहां पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का, इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप है, जो यदि कैपिटल राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम अभी अभी बदला गया है, यदि वहां से डायरेक्शनल देखा जाए तो उससे नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व की दिशा में दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं। तो कैपिटल कहां थी भाई? तो कैपिटल आपको पोर्ट ब्लेयर दिख रही है। इस पोर्ट ब्लेयर से यदि आप सीधे आगे देखोगे तो यहां पर आपको सक्रिय ज्वालामुखी दिखाई देगा और इस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या दिखाई देता है? तो इसका नाम है बैरन आइलैंड। अब इस बैरन आइलैंड तो हो गया एक्टिव, पर यहां मृत अवस्था में
एस्टेंट, अब एक्सटेंट देने लगा, पहले डोरमेंट देता था। यदि आप ऑक्सफोर्ड में देखेंगे तो पहले इसमें लिखा होता था डोरमेंट, ये आता था पहले सुषुप्त, पर अब क्या लिखा आता है, अब लिखा आता है एस्टेंट। एस्टेंट क्या होता है, मृत, अब ये कभी नहीं जागेगा, तो ये एस्टेंट का एग्जाम्पल दिखाई देता है। और इस जो जो पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नारकोंडम पर्वत। तो नारकोंडम जो द्वीप है या नारकोंडम जो वॉल्केनो ज्वालामुखी है, ये अंडमान निकोबार में एक अब मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल नजर आता है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर कहां बना दिया, तो देखिएगा ये कैपिटल थी, इस कैपिटल से और ऊपर जाएंगे तो यहां बैरन है, और बैरन के भी नॉर्थ में जाएंगे तो यहां पर हमें क्या दिखाई देता है, नारकोंडम दिखाई देता है। तो कभी भी याद रखना कि नारकोंडम घूमने तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पर कहां नहीं जाना, बैरन नहीं जाना, क्योंकि इससे क्या निकलता रहता है, वॉल्केनो लावा निकलता रहता है। पता चला जब आप गए तब तक शांत था, और ऐसे के साथ गए जिसके कारण किस्मत ही खराब हो गई, तुरंत लावा निकला, वहां पर अब बेसाल्ट चट्टान बन गए, बेसाल्ट की मूर्ति बन गई। फिर आपकी मूर्ति को लाकर भोलाराम उस्ताद मार्ग में टांटिया भील या टांटिया चौराहे पर लाकर टांटिया भील की मूर्ति के बाजू में आपको रख दिया। फिर लोग वहां पर एक बता रहे हैं कि भाई एक समय ये तैयारी करने वाला विद्यार्थी हुआ करता था, कहां गया था, तो बैरन घूमने गया था, तुरंत लावा निकला, मूर्ति बन गया। अब ये इन्हीं की मूर्ति यहां रख दी गई है, और इनके रोज यहां लोग पैर पड़ के जाते हैं कि हमारा ध्यान रखिएगा, हमारा सिलेक्शन करा दीजिएगा, क्योंकि अंधविश्वास तो बहुत बड़ी मात्रा में है। तो याद रखिए, अंधविश्वासों से बचिएगा। तो बैरन एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो दिखाई देता है, जबकि नारकोंडम एक कैसा दिखाई देता है, मृत प्राय ज्वालामुखी दिखाई देता है। अब यहां पर हम आगे चलते हैं कि यदि अंडमान ग्रुप ऊपर वाला 10 डिग्री के ऊपर वाला अंडमान ग्रुप की यदि हम सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें, बिगेस्ट बड़ा तो हो गया, मिडिल, स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो अंडमान निकोबार का सबसे छोटे आइलैंड का नाम क्या है, तो इस सबसे छोटे आइलैंड का नाम है रॉस द्वीप। क्या नाम है, रॉस द्वीप। और रॉस द्वीप का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है, नया नाम कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या कर दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इसका नाम बदल दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो ये यहां से हो गया, तो बताइएगा, तो रॉस द्वीप का नया नाम क्या होगा, एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वीप इसका नाम कर दिया गया है। और आगे चलते हैं, अब चलते हैं राधानगर बीच। कौन सा बीच, तो राधानगर बीच हो, हैवलॉक हो, ये नील आइलैंड, ये सब टूरिज्म के लिए फेमस है। कौन कौन से, तो राधानगर बीच 1, हैवलॉक आइलैंड 2, और नील आइलैंड, ये सभी काय के लिए फेमस है, टूरिज्म के लिए फेमस नजर आते हैं। तो याद रखिएगा, कौन सा भाई, राधानगर बीच कहां पर दिखाई देता है, हैवलॉक आइलैंड पे दिखाई देता है। तो हैवलॉक आइलैंड में राधानगर बीच, बीच में क्या होता है, सुंदर तट दिखाई देता है, और हैवलॉक द्वीप का भी नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका नाम क्या कर दिया है, स्वराज द्वीप इसका नया नाम कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, तो लॉक क्या करना था, स्वराज, याद रखिएगा, स्वराज द्वीप इसका नाम कर दिया गया है। वहीं पर यदि रॉस द्वीप का नाम देखें तो नया नाम हो गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक एक कैसा द्वीप है, तो हैवलॉक एक कोरल द्वीप है। कोरल क्या होता है, प्रवाल द्वीप है। प्रवाल क्या होता है, समुद्र में रहने वाले 2 सेंटीमीटर से भी छोटे छोटे जीव होते हैं जो कैल्शियम को खाकर जीते हैं, और कैल्शियम को खाकर जीते हैं, समय के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है, और जब ये मृत्यु हो जाती है तो ये कैल्शियम की एक के बाद एक विशाल संरचना बनाते हैं जिसे प्रवाल कहते हैं। ये धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं जैसे वाटर के ऊपर आते हैं, और इन्हें प्रवाल द्वीप कहा जाता है। पर याद रखना, अंडमान निकोबार एक वॉल्केनो द्वीप है, वॉल्केनिज्म से बने, बट यहां पर हैवलॉक जो सुंदर द्वीप है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द कोरल, इसका निर्माण कोरल से हुआ नजर आता है। तो यहां पर याद रख लीजिएगा, ठीक, हैवलॉक कैसा द्वीप है, तो प्रवाल या कोरल द्वीप का ये एग्जाम्पल नजर आता है। अब देखिए क्या धीरे धीरे भरने लगा, क्या धीरे धीरे ग्राफ फिल हो रहा है, तो बस दिमाग में एक बार इसे रखिएगा और आगे की ओर चलते हैं। तो प्रवाल वही है कि छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं, द्वीप टिनी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, ये क्या करते हैं, कैल्शियम को खाकर जीते हैं, और ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दैट इज नोन एज कोरल, इसे कोरल प्रवाल कहा जाता है। आगे आते हैं, अब एक पैसेज होता है। अब दिमाग में है सर, अभी चैनल आपने बताया था, चैनल के बाद अब आप बोल रहे हैं पैसेज क्या होता है, तो पैसेज क्या है, तो पैसेज जो चैनल है उससे भी छोटा भाग है, तो एक वेरी स्टिफ नैरो वाटर बॉडी बिटवीन द लैंड मासेस और
आइलैंड्स दैट नोन एज चैनल, इसे ही क्या कहा जाता है, पैसेज कहा जाता, चैनल नहीं कहा जाता। चैनल से भी छोटा जलीय संकीर्ण भाग जो द्वीपों के बीच में दिखाई देता है पैसेज कहलाता है। तो कौन सा पैसेज की बात आ रही है, तो अब यहां पर पैसेज का नाम है डंकन पैसेज। तो डंकन पैसेज किसके बीच में, तो लिटिल और साउथ अंडमान के बीच में दिखाई देता है। यहां तक की तो हमने सभी बात की थी, कैसी बात की थी, पहला द्वीप है नॉर्थ अंडमान, दूसरा है मिडिल, तीसरा है साउथ और चौथा है लिटिल। तो लिटिल के नीचे और कार के बीच में तो 10 डिग्री था, बट लिटिल और साउथ के बीच में जो पैसेज है, इस पैसेज का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है डंकन पैसेज। ढक्कन मत करना, इसका नाम है डंकन पैसेज। तो डंकन पैसेज यहां पर दिखाई देता है। और आगे चलते हैं, ये कहां पर दिखाई देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अंडमान और निकोबार की दोनों की सबसे हाईएस्ट पीक भी देखेंगे तो भी सैडल पीक है, और केवल अंडमान की ऊंची चोटी बात करेंगे तब भी क्या दिखाई देती है, सैडल पीक दिखाई देती है। ये मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं यही सैडल पीक है, और यहीं से लोग जब आप अंडमान निकोबार जाएंगे तो अंडमान में जब नॉर्थ अंडमान जाएंगे तो यहीं से आपको ये सैडल पीक दिखाई देगी। तो यदि कोई अंडमान घूमने गया है ना, तो उससे भी ज्यादा जानकारी आपके पास होगी, आप डिबेट कर सकते हैं, इतनी जानकारी आपके पास आने लगी है। आगे चलते हैं, अब यदि आप अंडमान निकोबार गए और आपसे क्वेश्चन हो गया कि यहां की एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, यहां का एकमात्र बर्ड सेंचुरी कौन सा है, तो यहां का एकमात्र बर्ड सेंचुरी का नाम है चिरायू। क्या नाम है भाई, तो इसका नाम है चिरायू बर्ड सेंचुरी, चिरायू पक्षी अभ्यारण्य दिखाई देता है। तो कहां पर है भाई, तो ये दिखाई दे रहा है, देखिए मैंने आपको बना दिया है, हंगरी बर्ड वाला फोटो भी लगा दिया है। तो चिरायू बर्ड सेंचुरी या चिरायू पक्षी अभ्यारण्य कहां दिखाई देता है, तो चिरायू पक्षी अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में दिखाई देता है, मिडिल और साउथ अंडमान के नियर बाय लेफ्ट में दिखाई देता है। ये पॉइंट को ऐड कर देते हैं। अब आते हैं यदि यहां पर, तो कैपलोंग, और यदि आप कैपलोंग चले आए या कैपलोंग के बारे में देखें तो कैपलोंग पर ही आपको, कैपलोंग और धनकरी पोर्ट ब्लेयर में है, और ये यहां पर क्या दिखाई देते हैं, प्रमुख बांध दिखाई देते हैं। तो सीधी सी बात है, कैपलोंग नदी पर बांध बनाए गए जिनमें कैपलोंग खुद एक बांध है, उसी का नाम है, और दूसरा लिखा है धनखरी। तो धनखरी और कैपलोंग यहां पर प्रमुख डैम के रूप में दिखाई देते हैं। तो कैपलोंग को याद रखिएगा, कैपलोंग नदी पर बेसिकली ये दिखाई देता है पोर्ट ब्लेयर में, अर्थात यहां साउथ अंडमान में इसकी लोकेशन दिखाई देती है। ये पॉइंट याद कीजिएगा। अब यहां का यदि अंडमान निकोबार, जैसे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी होता है, वैसे अंडमान निकोबार का भी तो कोई पक्षी होगा ना। तो अंडमान निकोबार का यहां का जो राज्य पक्षी है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है वुड पिकर पिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, वुड पिकर पिजन के नाम से जाना जाता है। कठफोड़वा जैसे दिख रहा, आप देख पा रहे होंगे, लकड़ियों को तोड़ने का काम करता है, तो यही वुड पिकर कहलाता है। ठीक है, काले रंग का दिखाई देता है, जो यहां का राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड कहलाता है। अब कुछ समय पहले 2018 के समय पर तत्कालीन गवर्नमेंट ने ही क्या किया था, उस समय कुछ ऐसे द्वीप थे जिनके नाम बदले थे। तो कौन कौन से द्वीप के नाम बदले थे, तो याद रखिएगा, स्वराज द्वीप किसका नया नाम है, तो हैवलॉक। आप ऐसे याद रखना कि लॉक, पुराने लोग क्या कहते थे, उन्हें क्या चाहिए, क्या लॉक करना था, तो उन्हें लॉक करना था स्वराज, उन्हें चाहिए था खुद का राज, स्वराज उन्हें चाहिए था। तो ये याद रखिएगा, तो स्वराज बहुत फेमस है और ये विदेशी टूरिस्टों की पहली पसंद है। तो याद रखिएगा, हैवलॉक का नया नाम है स्वराज, और ये विदेशी टूरिस्टों के लिए पसंदीदा जगहों में एक नजर आती है। अब आता है दूसरा, शहीद द्वीप। कौन सा द्वीप, शहीद द्वीप। शहीद द्वीप का पुराना नाम क्या था, नील द्वीप। अब ऐसे याद करो, पुराने समय में क्या किया जाता था, नील की खेती कराई जाती थी, और नील की खेती करने वाला अपने आप में चूंकि बैरन लैंड हो जाता था, जमीन बंजर हो जाती थी, तो याद रखना कि नील की खेती करने वाला क्या हो जाता था, शहीद हो जाता था। 2 पॉइंट याद हुआ। तो स्वराज क्या था भाई, लॉक करना था, हैवलॉक का नया नाम स्वराज, और नील करने वाले, नील का नया नाम क्या हो गया, शहीद हो गया। तो याद रखिएगा, शहीद आइलैंड भी बहुत फेमस आइलैंड्स में से नजर आता है। इसके बाद आते हैं तीसरे आइलैंड पे, जो कौन सा है, रॉस। और रॉस के बाद याद रखना हमारे बॉस कौन हैं, पुराने समय से बॉस कौन रहे, तो बॉस का नाम है सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसे करके तीनों याद कर लीजिएगा, कभी कोई गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। और यही है उत्कर्ष का आपके साथ समावेश। तो क्या क्या हो गया भाई, हैवलॉक, इसका नया नाम हो गया स्वराज। नील व्यक्ति क्या होता था, शहीद। और रॉस माने हमारे कौन, बोस, सुभाष चंद्र बोस, यहां पर याद करना था।
और आगे चलते हैं। यदि हम देखें तो अंडमान निकोबार ही केवल यदि आप घूमने जाना चाहते हैं तो एजुकेशनल पर्पस के लिए निकोबार खुला है, जबकि पर्यटन के लिए मूलतः टूरिज्म के लिए अंडमान ग्रुप सभी के लिए खुला होता है। जो निकोबार है इसका यूज रिसर्च के लिए किया जाता है। अब बहुत खुशखबरी का मौका चल रहा है भाई, चूंकि उत्कर्ष की स्थापना के हुए अब साल 22, उत्कर्ष की स्थापना के हुए हैं अब साल 22, और यदि सेलिब्रेशन चल रहा हो और उत्कर्ष अपने परिवार के लोगों को सेलिब्रेशन का गिफ्ट ना दे तो ये अधूरा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सभी जितने भी कोर्सेज आप देखते हैं उत्कर्ष ऐप के अंदर, उन सभी पर आपको क्या मिल रहा है, 22 भाई साहब 22% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। करना क्या है, तो करना यही है, आपको कैपिटल में UC22 कोड को लिखना है, अप्लाई करना है, और अपनी जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं और बुकशाला से भी यदि आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 22% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ग्रैब कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, पर यह ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑफर है वो केवल कब तक है, 16 सितंबर तक है। तो लाभ यदि लेना है तो इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं आएगा। क्या क्या कर सकते हैं, लेटेस्ट में अभी उत्कर्ष परिवार की ओर से आपके लिए जो कोर्स लॉन्च किए गए हैं, MPPSC की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और यदि आप ऑनलाइन ये कोर्स लेना चाहते हैं तो 2025 को टारगेट करते हुए संपूर्ण 6.0 बैच है, जो हिंदी में सेपरेट, इंग्लिश में सेपरेट अलग अलग है। और यदि आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम ये बैच लेना चाहते हैं, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो मात्र 15,000 रुपए का जो फीस है इसमें भी आपको 22% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अभी मिल रहा है। तो सोचिए, एक तो वैसे फीस कम, उसमें भी अभी 22% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो ग्रैब कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को। यदि आप चाहते हैं एकलव्य, यदि आप बायलिंगुअल बैच चाहते हैं, इंग्लिश बैच चाहते हैं, तो इंग्लिश बैच के लिए आपके पास लेटेस्ट बैच है एकलव्य 4.0 बैच। 4.0 बैच की जो कीमत है वो अभी डिस्काउंट के बाद चल रही थी 5,000 रुपए, बट उसके बाद भी ऑफर के तहत 22% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें आपको मिलने वाला है। तो आप ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि MPPSC मेंस 2024 की टेस्ट सीरीज आप दें, अपनी गुणवत्ता को सुधारना चाहते हैं, क्वालिटी से आपका कोई समझौता यदि करना लक्ष्य है आपको कि कोई समझौता आप नहीं करते हैं, तो उत्कर्ष की ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। और ये टेस्ट सीरीज की फीस है 2,000 रुपीज अभी चल रही है, बट 22% का ऑफर के साथ ये और आपको क्या मिलने वाली है, और कम रुपए में मिलने वाली है। तो इसका लाभ उठाइए। इसके अलावा यदि आप अभी ग्रेजुएट होना चाह रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, 12th अभी आपने किया और ग्रेजुएशन आपका चल रहा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट फाउंडेशन बैच के रूप में उपस्थित है नीव बैच, जो यूपीएससी और एमपीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी कराता है। इसकी फीस, ये केवल ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन नहीं है। ऑफलाइन बैच की इसकी टोटल प्राइस 1,60,000 3 साल की टोटल फीस है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं 1 ईयर में अपनी तैयारी को सशक्त और मजबूत करना, तो इसके लिए आपके पास एमपीपीएससी फाउंडेशन 1 ईयर के लिए संपूर्ण 6.0 बैच है। इस साल का यह 6वां बैच है जो आप सबके प्यार से लगातार आगे बढ़ रहा है। तो संपूर्ण 6.0 बैच आपके सामने है। 80,000 रुपए इसकी टोटल फीस इस समय है। तो इसका लाभ उठाइए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और जो सपना देखा उसको हकीकत में बदलते चलिए। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अंडमान के बाद अब हमारी बारी कहां पहुंचने की है? तो अब हमारी बारी निकोबार पहुंचने की है। तो निकोबार की यदि हम बात करें तो 10 डिग्री के कहां होगा? साउथ में होगा। तो 10 डिग्री 10 डिग्री के दक्षिण में यदि हम देखें तो निकोबार दिखाई देता है। और जो निकोबार में जो पुराना 20 का नोट आता था ना, हम सभी के पास का सबसे महंगा नोट, एक विद्यार्थी के रूप में यही नोटों में प्रमुख होता था। तो 20 के नोट में पुराने समय में इस निकोबार में, ये देखिएगा 20 का पुराना वाला नोट यही है। इस 20 के नोट के पीछे यदि आप देखेंगे तो ये निकोबार के ही एक आइलैंड की आपको फोटो दिखाई देती है। तो सोचिए क्या शानदार बात थी। तो 20 के नोट में पहले निकोबार आइलैंड की ही ग्रुप की फोटो दिखाई देती थी। अब आते हैं निकोबार। तो निकोबार का क्या अर्थ होता है? तो निकोबार का अर्थ होता है नग्न लोगों के रहने का क्षेत्र। नेकेड पर्संस, नग्न लोगों के रहने का निवास उस समय रहा करते थे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यदि निकोबार में देखें तो निकोबार में दुनिया की ऐसी ऐसी स्पीसीज पाई जाती है जो अलग अलग जगह पे नहीं देखने मिलती। यहां पर एक ऐसे क्रैब पाए जाते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े केकड़ों में एक हैं, जिन्हें अंडमान निकोबार में ही देखा जा सकता है। और जैसे केकड़ों का नाम आता है तो आपने हमेशा मीट के बारे में सोचा, मांस के बारे में सोचा, पर दोस्तों
ये निकोबार के केकड़े कैसे केकड़े हैं? तो ये नारियल खाने वाले केकड़े हैं। कैसे हैं भाई? नारियल खाने वाले केकड़े हैं जो नारियल के पेड़ में चढ़ते हैं, नारियल को गिराते हैं, नारियल के शल्कों को तोड़कर नारियल खाना पसंद करते हैं। तो यदि आप ऐसी स्पीसीज को देखना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट उपाय आपके पास देखने के लिए निकोबार दिखाई देता है। रिसर्च के रूप में इसका मूलतः उपयोग किया जाता है। यदि हम बात करें निकोबार समूह की, तो निकोबार समूह के सबसे उत्तर में कौन सा आइलैंड है? निकोबार समूह के सबसे नॉर्थ में क्या है? तो निकोबार समूह के सबसे उत्तर में कौन सा आइलैंड है? इसके सबसे नॉर्थ में दिखाई देता है कार निकोबार। तो देखिएगा, अब यहां से नीचे आ गए हैं 10 डिग्री के, अब हम नीचे आने लगे हैं, साउथ के ग्राफ को रेडी करेंगे और फिर मर्ज रूप में इसे एक बार हम देखने वाले हैं। तो क्या देख सकते हैं? तो 10 डिग्री के दक्षिण में 10 डिग्री के दक्षिण में कार निकोबार है, जो निकोबार समूह का सबसे उत्तरी द्वीप दिखाई देता है। तो यदि सबसे नॉर्थ हो गया कार निकोबार, तो सबसे साउथ में क्या है? सबसे दक्षिण में क्या है? तो सबसे दक्षिणी निकोबार का नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है भाई? तो इसका नाम है ग्रेट निकोबार। जैसा नाम वैसा काम, इसका नाम भी ग्रेट निकोबार है और काम भी ग्रेट है, तो ये याद रखिएगा। तो उत्तर में हो गया कार निकोबार, नीचे हो गया ग्रेट निकोबार। अब इसमें सबसे लंबा, सबसे बड़ा भी कौन सा है? तो सबसे बड़ा आइलैंड का नाम भी क्या है? तो ग्रेट निकोबार है। उत्तरी कार निकोबार, दक्षिणी ग्रेट निकोबार, बड़ा भी कौन सा? तो बड़ा भी ग्रेट निकोबार दिखाई देता है। और आगे चलें तो इंडिया का हमने रटा होगा, आज समझेंगे। इंडिया का सबसे मोस्ट सदर्न पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। बेसिक वो 2004 की सुनामी में ब्रेक हो गया, टूट गया, बट फिर भी भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कहां दिखाई देता है? यहीं ग्रेट निकोबार में दिखाई देता है। तो ये इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा पॉइंट के ही दो नाम क्या दिखाई देते हैं? तो एक नाम है पिगमेलियन पॉइंट और दूसरा दिखाई देता है पार्शियन पॉइंट। तो पिगमेलियन और पार्शियन पॉइंट क्या दिखाई देते हैं? तो पिगमेलियन और पार्शियन पॉइंट भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु के रूप में नजर आते हैं, ये याद रखिएगा। अब ग्रेट निकोबार के ही नाम मैंने जो बताए वो ये लिख दिए, पिगमेलियन और पार्शियन पॉइंट। तो पिगमेलियन और पार्शियन पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, इन्हीं के नाम नजर आते हैं, जिसको हमने यहां ऐड कर लिया। समझ में आ रहा है सभी को? चलते हैं आगे की ओर। यदि हम निकोबार की बात करें तो बड़ा ग्रेट निकोबार, पर स्मॉलेस्ट कौन सा, छोटा कौन सा? तो सबसे छोटे आइलैंड का नाम है पिलो मिलो। नाम याद रखिएगा, इसको बिल्कुल भी पुल में मिलो नहीं बोलना है। क्या बोलना है? पिलो मिलो। तो पिलो मिलो जो स्मॉलेस्ट आइलैंड है किसका? निकोबार ग्रुप का। तो निकोबार ग्रुप का सबसे छोटा आइलैंड हो गया पिलो मिलो। नॉर्थ मोस्ट कार, साउथ मोस्ट ग्रेट, स्मॉलेस्ट पिलो मिलो, बिगेस्ट ग्रेट निकोबार। 4 पॉइंट। आगे चलते हैं, अब आते हैं चैनल में। तो एक चैनल है, इसका नाम है सेंट जॉर्ज चैनल। तो ये जो सेंट जॉर्ज चैनल है, ये ग्रेट निकोबार को, जो नीचे वाला था ग्रेट निकोबार, इसके छोटे से ऊपर जाएंगे तो वहां आपको लिटिल निकोबार दिखता है। तो ये सेपरेट कैसे करता है, याद करना है। लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से सेपरेट करता है। कैसे कर रहा है देखिएगा, ये अब दिख रहा है सेंट जॉर्ज चैनल, और ये सेंट जॉर्ज चैनल ने सेपरेट किया है ग्रेट निकोबार को लिटिल निकोबार से। तो ये सरल होते जा रहा है। और आगे क्या याद कर सकते हैं, और क्या हम यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है? तो यहां की हाईएस्ट पीक क्या है? अंडमान ग्रुप की तो हो गई सैडल पीक। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, दैट इज नोन एज माउंट थुलियर। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है माउंट थुलियर। तो माउंट थुलियर इसकी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। इट इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार, जो ग्रेट निकोबार में लोकेट करती है। तो देखिएगा क्या क्या बना दिया। ग्रेट निकोबार सबसे साउथ मोस्ट भी है, बिगेस्ट भी है, हाईएस्ट पीक हो गई माउंट थुलियर, मोस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन और पार्शियन इसे कहा जाता है। इसके ऊपर है सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज के ऊपर दिखाई देता है लिटिल निकोबार। स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो पिलो मिलो स्मॉलेस्ट आइलैंड के रूप में दिखाई देता है। अब चलते हैं आगे की ओर, और एक और इंपॉर्टेंट चैनल है, इसका नाम है सोम्बेरो चैनल। अब लिटिल निकोबार के और ऊपर चलते हैं और नॉर्थ में चलते हैं, तो यहां आपको दिखाई देगा सोम्बेरो चैनल, और सोम्बेरो चैनल की लोकेशन लिटिल निकोबार और नॉन काउरी आइलैंड के बीच में दिखाई देती है। तो अभी आपने ये लिटिल
निकोबार तो देख लिया था। इसके ऊपर है नॉन कावेरी, कई बार इसे लोग नॉन कावेरी भी कह देते हैं। ठीक है, जैसा आपको नाम याद हो जाए, पर ये नॉन कावेरी है, पर आपको नॉन कावेरी याद हो जाता है तो भी चलेगा। तो नॉन कावेरी और लिटिल निकोबार के बीच में क्या है? चैनल। चैनल क्या होता है? अ नैरो वाटर बॉडी बिटवीन द इंपॉर्टेंट आइलैंड लैंडमास इज नोन एज चैनल। दो द्वीप स्थल खंडों के बीच में जो एक छोटा सा संकीर्ण जल क्षेत्र होता है, इसे ही क्या कहा जाता है? तो इसे ही चैनल कहा जाता है। तो यहां तक की आपने बात देखी। अब आते हैं और आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट है और नीचे, अब ग्रेट निकोबार के और नीचे जाते हैं, ग्रेट निकोबार के और साउथ में जाते हैं। तो ग्रेट निकोबार के और नीचे जाएंगे तो हमको वहां ग्रेट चैनल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ग्रेट चैनल दिखाई देगा। चैनल क्या होता है वो आपने देख लिया। तो ग्रेट चैनल किन दो देशों के बीच में, यदि ये प्रश्न आ जाए तो कौन कौन से दो देश हैं? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में दिखाई देते हैं। तो देखिएगा, ये ग्रेट चैनल के नीचे ये आप देख पा रहे हैं, तो इसे ही क्या कहा गया है? तो इसे ही कहते हैं ग्रेट चैनल। और ग्रेट चैनल इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में दिखाई देता है। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल की लोकेशन दिखाई देती है। अब यदि यह प्रश्न आ जाए किन आइलैंड के बीच में, किन द्वीपों के बीच में, फिर क्या? तो फिर हम लिखेंगे कि ग्रेट चैनल इज बिटवीन इंडिया ग्रेट निकोबार एंड इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड। कौन सा आइलैंड? बिगेस्ट आइलैंड है उनका सुमात्रा, तो वही वाला। तो ग्रेट चैनल इज बिटवीन द ग्रेट निकोबार विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का भाग है, एंड द सुमात्रा द्वीप विच इज अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया का भाग है। इन्हीं के बीच में दिखाई देता है। तो वही चीज हमने लिख दी है कि ग्रेट निकोबार इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड सुमात्रा आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। अब आप बताइए कैसा लग रहा है? क्या ग्राफ दिमाग में धीरे धीरे करके स्टोर हो रहा है? यही विशेषता है आपकी कि यदि आप फोकस करके पढ़ते हैं ना, तो आपको हर चीज याद होने लगती है। और आगे बात करते हैं। अब आते हैं कैंपबेल बे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कैंपबेल बे की बात करते हैं, विच इज द साउथ मोस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार के नीचे भी यदि आप जाओगे तो वहां पर आपको एक ऐसी बे दिखाई देगी, एक ऐसी खाड़ी दिखाई देगी जिसका नाम है कैंपबेल की खाड़ी। क्या नाम है? कैंपबेल की खाड़ी है। और ये कैंपबेल की खाड़ी मछली पकड़ने के लिए फेमस है। कहां पर? निकोबार में। और यहां पर यदि आपको बात करें तो यहां पर मिलने वाली मछलियां जो कैंपबेल बे में मिलती है या निकोबार में मिलती है, चूंकि यहां पर टूरिज्म बहुत लिमिटेड है और यहां की मछलियां, आपको विश्वास नहीं होगा, साइंटिफिक एविडेंस के साथ पता चलता है कि निकोबार के इस कैंपबेल के आसपास मिलने वाली मछलियां अपना पूरा जीवन जीकर ही अपनी जीवन को त्यागती हैं। सोचो, अपनी पूरी लाइफ जीने के बाद मछली को मर जाती, खुद मरती है, मारा नहीं जाता है। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो दुनिया में फिशरीज की जाती है, ये क्षेत्र में मछलियां पाई जाती हैं, बट यहां की जो मछलियां हैं वो वर्ल्ड में, सोचो, दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक, यदि कोई आयु सबसे ज्यादा समय तक जीवन जीती हैं तो वो यहीं की मछलियां हैं। कहां की? कैंपबेल बे की मछलियां हैं। तो कहां दिखाई दे रहा है कैंपबेल बे? तो ये दिखाई दे रहा है कैंपबेल की खाड़ी, कैंपबेल बे। यहां के आसपास की मछलियां सबसे उम्र दराज, सबसे ज्यादा जीवन जीने वाली मछलियां हैं। कितनी अच्छी बात है। इसके अलावा यदि हम बात करें कार निकोबार की, किसकी बात करते हैं? तो कार निकोबार की बात करें और कारमोता आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड और है यहां पर, कारमोता। तो कार निकोबार और कारमोता आइलैंड के पास स्थित है, यहां पर आप देखो कीमोस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी दिखाई देती है? तो आपको दिखाई देगी कीमोस की खाड़ी। तो कारमोता आइलैंड के पास यहां पर आपको ये कीमोस की खाड़ी दिखाई दे रही, तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसे कीमोस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? तो ये दिखाई देती है कीमोस की खाड़ी। तो कीमोस की खाड़ी कारमोता द्वीप और कार निकोबार के बीच में दिखाई देती है। तो चीजें समय के साथ समझ में आती हैं और यदि एक बार दिमाग में आ गई तो फिर बाहर नहीं जाती हैं। तो यही चीज आपको याद रखना था। और यहीं पर आप जाओगे तो यहां आपको पांचाल चैनल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पांचाल चैनल भी दिखाई देगा। पांचाल चैनल कहां पर है? तो कारमोता द्वीप जो अभी हमने पढ़ा था उस द्वीप और नॉन काउरी आइलैंड के बीच में है। तो देखिएगा, ये हमने कीमोस की खाड़ी तो ये देख ली जो कार निकोबार और कारमोता द्वीप के बीच में था, पर यह भी तो देखना होगा कि नॉन काउरी और कारमोता के बीच में क्या है। तो कारमोता और नॉन काउरी के बीच में आपको पांचाल आइलैंड, पांचाल द्वीप देखने को मिलता है।
यहां तक आपने देख लिया। और चलते हैं तो और आगे की बात करें तो यदि चोला डायनेस्टी की बात करें, चोल डायनेस्टी की बात करें, उस समय की आपने सुना होगा चोर चेर पंड्यास, साउथ इंडिया में आप पढ़ते भी इतिहास में। तो चोलाज ने इस आइलैंड को क्या कहा था, तो ये इस आइलैंड को क्या कहा जाता था, इसको कहते थे नक्कावरम। तो याद रखिएगा चोलों के द्वारा निकोबार समूह को क्या कहा गया है, तो मानक्का वरम के नाम से जाना गया है। बेसिकली किसे कहा गया है, निकोबार द्वीप को ये लोग मनक्का वरम या मानक्का वरम के नाम से जानते थे। तो ये हुआ हमारा पूरा निकोबार। अब आप बताइए कैसा फील कर रहे हैं, क्या एक एक फैक्ट की जानकारी आपके अंदर जा पाई है। तो ये तो प्री के फैक्ट थे। अब धीरे धीरे करके हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और तत्कालीन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, यहां पर उपस्थित अनहैबिटेड, जहां कोई नहीं रहता था, इनहैबिटेड आइलैंड्स के ऊपर जाकर उनके नाम चेंज कर दिए गए और ये नाम बदल दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन से, मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पे सोमनाथ आइलैंड, सूबेदार जी के नाम पे करण सिंह आइलैंड नाम रखा गया, फिर रखा गया राणा आइलैंड, बहुत सारे करके धीरे धीरे करके धन सिंह आइलैंड, जगंदर आइलैंड, धीरे धीरे करके क्या किया गया, धीरे धीरे इन्होंने पूरे आइलैंड 21 आइलैंड के नाम बदल दिए गए हैं। ठीक, तो 21 द्वीपों के नाम बदले गए हैं और इनमें ये नाम आप हमेशा सुनते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा, सुना ना, ये दिल मांगे मोर, जी हां, तो वही वाले कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पे बत्रा आइलैंड का नाम भी रखा गया। बहुत सारे हैं, सभी आप देख सकते हैं। तो 21 द्वीपों का नाम बदल दिया गया था जहां कोई रहता नहीं था। तो कौन कौन से देख लीजिएगा, शैतान सिंह, एल्बर्ट इक्का, क्षेत्रपाल, मनोज पांडे आइलैंड, करम सिंह द्वीप, बाना द्वीप, होशियार द्वीप, जगुनाथ द्वीप, योगेंद्र द्वीप, अब्दुल हामिद द्वीप, धन सिंह द्वीप, राणे द्वीप, परमेश्वर द्वीप, पीरू द्वीप, सोमनाथ द्वीप, सेखो द्वीप, जोगिंदर द्वीप, सलारिया द्वीप, विक्रम बत्रा द्वीप, संजय द्वीप, तारापुर द्वीप। तो ये जो द्वीप नाम बदले गए, ये द्वीपों के नाम उनकी अटूट जो परमवीर चक्र धारक व्यक्ति हैं, उन परमवीर चक्र 21 लोगों के नाम पर, उन 21 शहीदों के नाम पर इनके नामकरण मूलतः किए गए हैं। तो ये याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं अगले फैक्ट के ऊपर कि कुछ अन्य जानकारी जो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि अंडमान निकोबार यदि आप जाते हैं तो कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। तो यदि आप यहां जाएंगे तो आपको बंगाली बननी चाहिए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये आप यहां यूज कर सकते हैं। इट मींस यहां के लोगों को ये लैंग्वेज खासी अच्छी खासी याद आती है। इसके अलावा यदि आप सबसे पहले देखें यूरोपियों में तो आपने पढ़ा होगा PDEDF, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांसीसी। तो सबसे पहले यूरोपियों में कौन यहां आया था, तो सबसे पहले आने वाला यदि कोई यूरोपीय ग्रुप है तो यहां पर आने वाले सबसे पहले डेनिश या दानिश पर्सन से। ठीक, तो डेनिश या दानिश पर्सन यहां पर सबसे पहले अंडमान निकोबार में आए थे। ब्रिटेन ने यदि हम बात करें तो ब्रिटेन ने सबसे पहले अपना यहां बेस बनाया था। वो आए, घूमे फिरे, गए, पर पहले यूरोपी जिन्होंने यहां पर अपना बेस बनाया था वो कौन थे, तो ये ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स ने आकर सबसे पहला कैंप अपना यहीं बनाया था। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो अंडमान निकोबार सबसे निकट किससे है, इंडिया से है कि किसी और देश से। तो अंडमान निकोबार की सबसे निकटता यदि किसी आइलैंड, किसी देश से है तो वो कौन सा देश है, तो इंडोनेशियन ग्रुप से सबसे निकटता इसकी देखी जा सकती है। तो इंडोनेशिया देश से सबसे निकट ये दिखाई देता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब उस समय 1945 के समय की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जापानियों ने इस जगह तक पूरा कब्जा कर लिया था। याद रखिएगा अंडमान निकोबार में कहां कब्जा कर लिया था, तो अंडमान ग्रुप पर जापानियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, याद आता है ना। तो वहीं पर आपको ये याद रखना है, यदि इस अंडमान निकोबार रीजन में यदि आप घूमने को जाते हैं तो यहां पर आपको मोर देन 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती हुई नजर आएगी। यदि आप समुद्र के किनारे जाएंगे तो यू कैन सी द मैंग्रोव वेजिटेशन, वेलांचिली वन, अनूप वन, तटीय वन इन्हें कहा जाता है, जो समुद्र के किनारे तटों की रक्षा करते हैं साइक्लोन से, चक्रवात से, वो यहां पाए जाते हैं। और यदि आप आइलैंड के अंदर आ जाएंगे, यदि आप द्वीपों के अंदर आएंगे तो आपको यहां एवरग्रीन, यहां पर आपको सदाबहार वन
देखने को मिल जाएंगी। तो यहां आपको सदाबहार वन देख सकते हैं आप। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री प्रेजेंस यहां पर इंपॉर्टेंट वर्तमान में, यहां आप आर्मी को भी देख सकते हैं, यहां आप नेवी को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ एयरफोर्स को भी देख सकते हैं। इट मींस आपके पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फैसिलिटीज इस रीजन में दिखाई देती है। इसके जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के कारण, इसके भू राजनीतिक महत्व के कारण ये तीनों सेनाएं यहां पर दिखाई भी देती हैं। यदि इस रीजन की बात करें तो ये रीजन जैव विविधता से भरपूर है। क्यों भरपूर है भाई? क्योंकि यहां बहुत प्रकार की क्या रहती हैं, जनजातियां रहती नजर आती हैं। कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं भाई? इंपॉर्टेंट जनजातियां कौन सी है? तो अंडमानी, आपने नाम सुना होगा, निकोबारी आपने नाम सुना होगा, ओंगे ये नाम सुना होगा, जारवा, सेंटिलीज या सेंटिनल ट्राइब यहां रहती है, वही जो तीर चलाती है। तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ हमारा पूरा क्या, अंडमान और निकोबार ग्रुप। अब आते हैं यदि मेंस के पर्सपेक्टिव से यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की अवस्थिति की विशेष चर्चा कीजिए, तब क्या लिखते हैं, तब क्या क्या चीजों को पुट करते, चलिए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना शब्द नहीं लिखते, उसकी हेडिंग पहली लाइन ही क्या कहलाती है, तो हम यहां लिखते हैं कि अंडमान और निकोबार जो समूह है ये कहां पर दिखाई देता है, बंगाल की खाड़ी में दिखाई देता है। यदि इंग्लिश में कहें तो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल या साउथ पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी में दिखाई देते हैं। लैटिट्यूशनल लॉन्गिट्यूशनल पोजीशन की बात करें तो 6 डिग्री से 14 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड तक दिखाई देते हैं। वहीं 92 से 94 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में इनकी लोकेशन दिखाई देती है। तीसरा देखते हैं, यदि मेन इंडिया से मूल भारत से इसकी दूरी को देखें, मूल भारत से इसकी डिस्टेंस को देखें तो कितने किलोमीटर है, इसका डिस्टेंस दिखाई देता है 1200 किलोमीटर लगभग। कितनी, 1200 किलोमीटर ये डिफरेंस दिखाई भी देता है। अब आते हैं हाउ मेनी आइलैंड्स इन हियर, तो यहां हमें कितने प्रकार के यहां पर हमें दिखाई देते हैं, तो यहां पर हमको 532 आइलैंड 572 द्वीप दिखाई देते हैं। और क्या जानना चाहिए, तो कितने भागों में सेपरेट है, तो 2 भागों में सेपरेट है। हाउ मेनी ग्रुप्स, तो द फर्स्ट वन इज अंडमान ग्रुप एंड द सेकेंड वन इज निकोबार ग्रुप। तो एक है अंडमान ग्रुप और दूसरा क्या दिखाई देता है, तो यहां दूसरा निकोबार ग्रुप के रूप में दिखाई देता है। कितना एरिया है, क्षेत्रफल कितना है, यह भी लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल में आप लिखिएगा द टोटल कवर एरिया इज 8249 8249। सोचिएगा दोस्तों, 8249 वर्ग किलोमीटर यहां पर इनका क्या दिखाई देता है, टोटल यहां वर्ग क्षेत्रफल दिखाई देता है। इसके बाद आती है इसकी तट रेखा, हाउ मेनी कितने किलोमीटर, तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो भारत की सबसे लंबी कोस्ट लाइन, इंडिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात से भी लंबी दिखाई देती है, उतने ही किलोमीटर जितने में उस ईयर इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। तो भारत चीन का युद्ध कब हुआ था, 1962 में। तो वही किलोमीटर 1962 वही किलोमीटर है जो भारत और अंडमान निकोबार या अंडमान निकोबार की टोटल कोस्ट लाइन समुद्री सीमा का निर्धारण करता है। और क्या जानना चाहिए, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या बता सकते हैं भाई, कैसा है, समतल है, नहीं, कैसा है, रफ टेरेन दिखाई देता है, अनइवन दिखाई देता है, उबड़ खाबड़ असमतल ये क्षेत्र दिखाई देता है, जहां पर आपको हिल्स पहाड़ियां भी देखने मिलेंगी, यहां पर आपको पर्वत भी देखने को मिल जाते हैं। तो पर्वत पहाड़ियों से घिरा ये रीजन दिखाई देता है। और क्या लिख सकते हैं, रेनफॉल, क्लाइमेट लिख सकते हैं। तो कैसा क्लाइमेट है, तो पूरे इंडिया का जैसा क्लाइमेट वैसा यहां का क्लाइमेट। तो कैसा दिखाई देता है क्लाइमेट, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट दिखाई देता है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार का यहां पर इसमें क्लाइमेट हमें दिखाई देता है। तो उष्ण कटिबंधीय प्रकार का यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो उष्ण कटिबंधीय यहां हमें जो मौसम है ये दिखाई देता है। साथ ही यहां पर कितने सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, तो यहां हमें 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती नजर आती है। अब यहां पर देखते हैं इसका वेजिटेशन, आखिरकार यहां पर कैसे वन पाए जाते हैं, तो बताइए आप ही लोग। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होगी तो कैसे वन होंगे, तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वन होने के कारण यहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अर्थात यहां पर आपको
सदाबहार प्रकार के वन देखने मिलेंगे। साथ ही साथ यदि आप कोस्ट में चले जाएंगे, यदि आप समुद्र के किनारे चले जाएंगे, तो समुद्र के किनारे आपको मैंग्रोव वेजिटेशन दिखाई देता है। ये याद रखना है। आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई, तो आपको क्या लिखना है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये याद रखिएगा। ह्यूमिड टाइप का है, नमी बनी रहती है, हैवी रेनफॉल होती है, वर्षा बहुत ज्यादा होती है। कितनी भाई? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। कैसी वेजिटेशन? तो मैंग्रोव दिख रहे हैं और रेन फॉरेस्ट दिख रहे हैं। फ्लोरा एंड फौना क्या क्या मिलता है भाई? तो बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे पक्षी यहां पर दिखाई देते हैं। यहां आप ईगल देख सकते हैं, वुड पिकर जो यहां का स्टेट बर्ड है यहां पर दिखाई देता है। यहां पर आपको निकोबार में क्रैब दिखाई देते हैं, आपको डियर दिखाई देते हैं, आपको मकाओ भी यहां पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहां पर आपको अंडमानी स्पॉटेड डियर, ये बिंदु बिंदु वाले आप देख रहे हैं, डॉटेड वाले डियर भी यहां देखने को मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा यदि यहां की ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के बारे में क्या लिखेंगे? इट इज अ कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफिकल रीजन बिकॉज इट इज मेड बाय द वॉल्केनिक इरप्शन रीजन। तो ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, इसलिए इसकी जियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्या लिखते? क्या यहां पर भूकंपीय घटनाएं, क्या यहां पर सिस्मिक एक्टिविटीज दिखाई देती हैं? तो क्या लिखेंगे? यदि वॉल्केनो है तो सिस्मिक एक्टिविटी तो होगी। यस, वी कैन सी द मेजर इक्वेटोरियल या मेजर अर्थक्वेक पार्ट्स इन हियर। हम यहां पर अनेक तरह की भूकंपीय घटनाओं को देख सकते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे? इज इट अफेक्टेड बाय सुनामी? क्या ये सुनामी से प्रभावित होता है? तो क्या आंसर लिखेंगे? यस, इज इट अफेक्टेड बाय द सुनामी? Last 2004 it is devastating tsunami because the India most southern point Indira Point destroyed। चूंकि 2004 की सुनामी में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट यहां से नष्ट हो गया था। मरीन लाइफ कैसी है भाई? यहां समुद्री जीवन कैसा है? तो इट इज, आप यहां कोरल्स देख सकते हैं, यहां मछलियों को देख सकते हैं, मरीन मैमल्स, बड़े बड़े मरीन जीवों को जो जल है यहां पर आप देख सकते हैं। कहां देखेंगे? तो रानी लक्ष्मीबाई मैरीन, महात्मा गांधी मैरीन जो क्षेत्र है यहां पर आप देख सकते हैं। क्या इस जगह का इंपॉर्टेंस है? स्ट्रेटेजिकल लोकेशन नजर आती है। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज नियर बाय द मलक्का स्ट्रेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी उपस्थिति चूंकि मलक्का जल संधि के पास में, आप जानते हैं इंडोनेशिया के आसपास के रीजन में दिखाई देती है, तो मलक्का जल संधि के निकट होने के कारण इसमें ट्रांसपोर्टेशन में, आयात निर्यात में महत्व दिखाई दे सकता है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें, तो इट इज बॉर्डर बिटवीन द नॉर्थ पार्ट किससे मिलता है? म्यांमार से, और साउथ पार्ट किससे मिलता है? तो इंडोनेशिया से। तो इसकी निकट सीमा किस किस से लगी है? तो साउथ में इंडोनेशिया से लगी है और नॉर्थ में म्यांमार से इसकी सीमा दिखाई देती है। तो ये आप यहां पर पुट कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम जोन, जी हां, तो इंडिया का जो मेजर टाइम जोन है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, उसका टाइम जोन अंडमान निकोबार के जो प्रेजेंट वहां का लोकल टाइम जोन है, वहां का टाइम जोन इससे 30 मिनट आगे चलता है। क्यों चलता है भाई? वैसे पूरे इंडिया का तो IST है, बट यदि स्थानीय समय की बात करें, लोकल समय की बात करें, तो अंडमान निकोबार का टाइम पीरियड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन से 30 मिनट आगे दिखाई देता है। चूंकि ये बड़ा क्वेश्चन बनता, तो आप यहां लिख सकते हैं इसका क्या महत्व है। इसका क्या लिख सकते हैं हम कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस बता सकते हैं हम यहां पर? तो बता सकते हैं कि ये मरीन सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, रणनीतिक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के लिए, कल्चर वेरिएशन के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, शिपिंग, ट्रेडिंग एंड शिपिंग के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए यह महत्व दिखाई देता है। तो इन पॉइंटों को आप ऐसा भी लिख सकते थे। और क्या लिख सकते हैं? क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है? तो पहली प्रॉब्लम तो यही है भाई कि अलगाववाद, भौगोलिक अलगाववाद, दूर है। अब कोई चीज दूर रहते, जैसे आप यदि घर से दूर रहते हैं तो लगता है ना बुरा कि यार घर जाना है, दूर है, कैसे जाएं? तो वही अलगाववाद, कनेक्टिविटी नहीं है। यहां पर नेचुरल जो डिजास्टर आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, उसके प्रति ज्यादा इफेक्टिव वर्क नहीं दिखाई देता है। और क्या दिक्कत है? तो यहां पर्यावरणीय क्षरण और जैव विविधता को लॉस लगातार हो रहा है, यह नुकसान दिखाई देता है। इसके अलावा कोस्टल इरोजन, तटीय जो कटाव हो रहा है, इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है, और यहां पर समुद्र का जो जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम के रूप में नजर आती है। इसके अलावा यदि आप देखें तो सीमित बुनियादी ढांचा, कोई बहुत बड़ा, अभी तो एयरपोर्ट भी बड़ा छोटा नजर आता है, ट्राइब्स के बीच में कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, आपस में सही
दिखाई नहीं देते, टूरिज्म का सही डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो लिमिटेड मात्रा में दिखाई देती हैं। ये एक इशू है। इसके अलावा यदि आप देखें तो पीने वाले पानी की कमी है, एनर्जी सिक्योरिटी कम दिखाई देती है, और शासन और प्रशासन उतना एक्टिव नहीं दिखता जितना होना चाहिए। इंग्लिश में यदि यही चीज को कहा जाए तो वही होगा कि ज्योग्राफिकल और कनेक्टिविटी चैलेंजेस हैं, है ना। फिर वर्नेबिलिटी ऑफ नेचुरल डिजास्टर लगातार आते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस की इशू है, कोस्टल इरोजन, सी लेवल का हाई होना, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, ट्राइब्स और सोशल कल्चर की कनेक्टिविटी का कम दिखना, टूरिज्म मैनेजमेंट का सही उपयोग ना होना, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज का ना होना, उनको यहां तट तक आना पड़ता है, मेन इंडिया आना पड़ता है, यह दिक्कत है। वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी समस्या है, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती है। तो ये सब समस्याएं दिखाई देती हैं। अब यदि इसे सॉल्व करना है, इस समस्या को खत्म करना है, इसका समाधान करना है, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले वही करना चाहिए जो प्रॉब्लम है, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भाई? पहला पॉइंट है बुनियादी ढांचे का निर्माण करना चाहिए। फिर क्या लाना चाहिए? आत्मनिर्भरता लाना चाहिए, जनजातीय सशक्तिकरण लाना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो जनजातीय सशक्तिकरण लाना चाहिए। सिक्योरिटी की बात को, सीमा सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए, इन्वायरमेंट को और बढ़ाने पर मदद देना चाहिए, परमानेंट प्रमोशन करना है टूरिज्म का, स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली करनी चाहिए, शिक्षा में सुधार करना चाहिए, आर्थिक विकास करना चाहिए, और आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाना चाहिए। तो ये तो हो गया हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश वाले प्यारे अधिकारियों के लिए क्या होना चाहिए? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, ट्राइबल का एम्पावरमेंट बढ़ाना चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी पे काम होना चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करो, हेल्थ फैसिलिटीज को लाइए, एजुकेशन पर रिफॉर्म कीजिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कीजिए, और डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान कीजिए। तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नजर आती हैं। तो ये था आज का पूरा कारवा। तो लगातार ऐसे ही जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ। और आपने देखा आज पूरा अंडमान निकोबार को, इस ग्राफ को अपनी कॉपी में जरूर बनाइए। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आज ये पूरी की पूरी क्लास रही है। और यदि आप चाहते हैं कि इसका आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप एमपीपीएससी उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां आपको ये जरूर मिलेगी। पर कोशिश कीजिए इसको आप हैंड रिटन रूप में यदि आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट इंप्रूव आप देखने को मिलेगा। चित्र जरूर बनाइएगा और इसी प्रकार से हमेशा जुड़े रहिए आपके अपने परिवार एमपीपीएससी उत्कर्ष के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।